हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन करेंगे। चैप्टर नेम है डाटा हैंडलिंग, क्लास 8। अगर आपने इससे लास्ट वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर कंप्लीट किया है, तो हमने उसके कुछ ऑनलाइन क्वेश्चंस भी डाले हैं। इन केस अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो उसके रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मार्क किए हैं। तो प्लीज आप वो वीडियो भी देख सकते हैं ताकि आपको हेल्प मिल सके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो हम बैक टू द टॉपिक आते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में डाटा हैंडलिंग, डाटा क्या होता है। डाटा कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम कलेक्ट करते हैं, जैसे अगर हम सारे स्कूल में जितने बच्चे हैं उनके नाम लिख लेते हैं कहीं रजिस्टर में, तो वो एक इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। कोई भी इंफॉर्मेशन, उसको डाटा कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एनी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड। देखिए, हम हर एक पॉइंट को कवर अप करते जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है कोविड की वजह से। तो अगर इन केस ऑनलाइन एग्जाम होता है तो आपको ऐसे छोटे छोटे टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे डाटा किसे कहते हैं। तो ऐसे ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, या टीचर दे सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट हम डाटा को किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं हम किस किस फॉर्म में। सबसे पहले पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट मतलब होता है, मान लीजिए अगर मैंने आपको एक डाटा दे दिया कि इस सोसाइटी में इतने लोग, ये इस घर में 10 लोग रहते हैं, इसमें 5 लोग रहते हैं, इसमें 7 लोग रहते हैं। अगर उसके बाद मैं आपको बोलूं कि इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो उसको किस किस फॉर्म में हम दिखाते हैं। तो देखिए, बहुत अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। या तो पिक्चर्स बना के हम काउंटिंग करके दिखाते हैं, आगे हम समझेंगे इनके बारे में। नेक्स्ट है, हम बार ग्राफ या डबल बार ग्राफ बना के दिखाते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोग्राम, और नेक्स्ट है पाई चार्ट। हिस्टोग्राम और पाई चार्ट शायद आपके लिए नया होगा, क्योंकि बाकी मैथ्स में तो आपको पता है पिछले चैप्टर से, पिछले क्लासेस से चीजें आती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ जाते हैं। अब हम एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है? जिसमें डाटा रिप्रेजेंट करते हैं पिक्चर के फॉर्म में। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, डाटा रिप्रेजेंट नंबर ऑफ लाइक्स गॉट बाई अमन। अमन एक लड़का है, एक स्टूडेंट है। उसने क्या किया, अपने प्रोजेक्ट की फोटो इंस्टाग्राम पे डाल दी या फेसबुक पे डाल दी, और उसको लाइक्स मिले। फर्स्ट डे हमने यहाँ 4 स्टार बनाए हैं, तो ये लाइक को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक चीज लिखी होगी, ये चीज जरूर लिखी होगी कि एक स्टार कितने लाइक्स को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि मान लीजिए अगर उसको 200 लाइक मिले, तो हम ऐसा तो नहीं है कि 200 स्टार बना देंगे। तो हम क्या करेंगे, एक स्टार कितने लाइक्स को रिप्रेजेंट करता है वैसे यहाँ पे दिया होता है। ठीक है, हम इसको ऐसे मान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, एक स्टार 40 लाइक्स के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद इसी पे क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है। 1 सिंबल रिप्रेजेंट 40 लाइक्स। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा बिल्कुल। यहाँ पे स्टार लगा होगा, स्टार इज इक्वल टू 40 लाइक्स लिखा होगा या 100 लाइक्स। तो आपको समझ जाना है कि एक स्टार की वैल्यू 40 लाइक्स के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन ऐसे आते हैं, हाउ मेनी लाइक्स अमन गॉट ऑन डे 2, ऑन विच डे अमन गॉट मैक्सिमम लाइक्स। तो देखिए, हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, एक स्टार 40 लाइक्स के बराबर है, सेकंड स्टार भी हमारा 40 लाइक्स होगा, यहाँ भी 40 लाइक्स, और यहाँ भी 40 लाइक्स होगा। तो टोटल कितने हो गए? 160 लाइक्स। तो ऐसे ही हम प्लस कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, 40 लाइक्स इसमें, 40 इसमें, बट यहाँ पर सिर्फ आधा स्टार है, तो मतलब ये 20 होगा। कितने हो गए? 100। तो इसका आंसर हमारा कितना हो गया? 100 लाइक्स। उसके बाद वो पूछ रहा है कौन से डे सबसे ज्यादा लाइक्स हैं। डे 3 में हमें दिख रहा है 5 स्टार हैं, तो ऑब्वियस सी बात है डे 3 में सबसे ज्यादा लाइक्स आए होंगे। ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे ऐसे। और उसके बाद एक स्टार कितने को रिप्रेजेंट करता है? 40। तो 5 बार 40 को प्लस करने से अच्छा हम क्या करेंगे, 40 को 5 से इंटू कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 200 लाइक्स उसको मिले डे 3 में। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं पिक्टोग्राफ में। पिक्टोग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट फिर भी क्योंकि हमारा टॉपिक है तो इसलिए हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, हम देख लेते हैं बार ग्राफ कैसे दिखता है। बार ग्राफ कुछ ऐसे होता है। डबल बार ग्राफ कैसा होता है? कुछ ऐसे, इसमें 2 ग्राफ लगे होते हैं। ये हम कब यूज करते हैं? मान लीजिए अगर हमें यहाँ पे पॉपुलेशन दी होती अलग अलग ईयर्स में,
2001 में दी होती, 2002 में दी होती, 2003 में दी होती, ऐसे पॉपुलेशन दी होती, और उसके बाद हम लिख देते कि ये सोसाइटी 1 का ब्लू कलर वाला है, सोसाइटी 2 का कुछ ऑरेंज सा कलर है, ऑरेंज या रेड कलर का है। तो हम तब इसमें बार ग्राफ यूज करेंगे जब इसमें 2 की बात की जाएगी। मान लीजिए अगर हमारे पास 6 to 12 तक क्लासेस हैं, तो अगर हमें पता कर, और उसके बाद हमने 6 to 12 तक क्लासेस की स्ट्रेंथ बना ली, 6, 7, 8, और यहाँ पे हमने बच्चे लिख दिए 100, 200। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे कि बॉयज को रिप्रेजेंट करता है येलो कलर और गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है रेड कलर। तो हम यहाँ पे 2 ग्राफ बनाएंगे, रेड वाले कितने हैं, येलो वाले कितने हैं, तो ये रेड वाले कितने, येलो वाले कितने, ऐसे यहाँ डबल बार ग्राफ बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, और ये क्वेश्चन भी आ जाता है मल्टीपल चॉइस में। देखिए बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में आपको देख के क्या अलग लग रहा है, आप खुद सोचिए। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूं। यहाँ पर बार ग्राफ में क्या होता है, बीच में गैप होता है, देखिए इसमें गैप है, मगर इसमें देखिए कहीं भी गैप नहीं है। ये डिफरेंस होता है बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में। बाकी हम आगे भी पढ़ेंगे कि मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं, बार ग्राफ हम कब बनाते हैं और हिस्टोग्राम कब बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट। ये होता है सर्कल ग्राफ, या इसे आप पाई चार्ट भी बोलते हैं, ये भी हम अच्छे से सीखेंगे। ये हमारा मेन टॉपिक है हिस्टोग्राम और ये। ठीक है, ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग डाटा। देखिए मान लीजिए मैं एक किसी सोसाइटी गया, मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ पे मुझे पॉपुलेशन देखनी थी, तो मैंने क्या किया, मैं पहले घर में गया, वहाँ पे 10 लोग हैं, फिर उसके बाद बगल में हाउस नंबर 10 बनाए, क्योंकि ये इंडिया है, आपको पता है 1 के बाद 10 भी हो सकता है। यहाँ 6 है, यहाँ पे 14 हाउस नंबर है, यहाँ 7 लोग हैं, ऐसे हमने काउंटिंग कर ली। उसके बाद हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है, देखिए हाउस नंबर 1 में कितने हैं, 10, हाउस नंबर 2 में कितने हैं, 14, हाउस नंबर 3 में कितने, ये देखिए ये सीरियल वाइज हमने लिख दिया। जैसे अगर ऑर्गेनाइजिंग का मेथड देखना है, तो जैसे हम क्लास में बच्चे होते हैं उनका रोल नंबर के हिसाब से हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करते हैं, वो भी एक ऑर्गेनाइजिंग डाटा का ही पार्ट है। ठीक है, अब इसमें हम कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। रॉ डाटा, रॉ डाटा क्या होता है, ये वाला रॉ डाटा है। जैसे हम कुछ भी अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है उसे रॉ डाटा कहते हैं। मान लीजिए हमने जब क्लास में टीचर पहली बार आता है, वो सबके नाम पूछता है, पहले तो वो ऑर्गेनाइज नहीं करता, सबके नाम पूछता है, तो वो होता है ऑर्गेनाइजिंग रॉ डाटा, मतलब वो रॉ डाटा होता है, डाटा अवेलेबल इन अनऑर्गेनाइज फॉर्म। उसके बाद वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से उसको लिखता है और रोल नंबर बताता है। ठीक है, तो देखिए इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है, स्टूडेंट, एक एग्जांपल है ये, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से हमने पूछा कि उनको कौन सा पेट पसंद है, किसको कौन सा पेट पसंद है, हमने ये पूरे ग्रुप से पूछा। तो किसी ने बोला डॉग, किसी ने बोला कैट, किसी ने बोला फिश, किसी ने रैबिट, काऊ, फिश, कुछ भी बोल दिया। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमको पता करना है, मान लीजिए कि सबसे अच्छा एनिमल किसको पसंद है, सबसे ज्यादा किसको पसंद है, रैबिट कितने लोगों को पसंद है, कैट कितनों को पसंद है। तो इसके लिए हम ऑर्गेनाइज करते हैं डाटा। उसके लिए देखिए ये ऐसे क्वेश्चन आता है, हमें एक डाटा दे दिया जाएगा रॉ डाटा, उसके बाद लिखा होगा क्वेश्चन, विच एनिमल इज मोस्ट लाइक, विच एनिमल इज लीस्ट लाइक, हाउ मेनी एनिमल्स लाइक रैबिट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, एक टेबल बना के, टेबल में देखिए यहाँ हमने एनिमल लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया टेलीमार्क, बीच में टेलीमार्क आता है, और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख देते हैं। एनिमल भी लिख सकते हैं, पेट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे फेवरेट टू स्टूडेंट, या कुछ भी लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कुछ भी लिख सकते हैं, बट बीच में टेलीमार्क लिखना है। अब देखिए टेलीमार्क क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको याद हो जब आप छोटे थे, तो अगर आपको 4+5 करना होता तो हम क्या करते थे, 4 बार लाइनें खींच देते थे और 5 बार लाइनें ड्रॉ कर देते थे, फिर हम इनको प्लस कर लेते थे। ये टोटल कितने होते थे, 9। ये होता था जब हम काउंटिंग करते थे। टेलीमार्क भी कुछ ऐसे है। टेलीमार्क हमें किसमें हेल्प करता है कि हमारी गलती ना हो। गलती कैसे होती है, मान लीजिए अगर मुझे डॉग काउंट करने, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे कर लूंगा, डॉग 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, ऐसे काउंट कर सकता हूं। मगर ऐसे गलती होने के चांसेस होते हैं।
तो इसलिए हम टेलीमार्क का यूज करते हैं। टेलीमार्क कैसे, देखिए मान लीजिए डॉग है तो हम क्या करेंगे, डॉग में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। कैट 2 बार है, कैट में हम 2 लाइनें ड्रॉ कर देंगे। फिर फिश है, फिर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। कैट, तो हम इस तरीके से टेलीमार्क में हम ऐसे लाइनें ड्रॉ करेंगे ताकि हमें हमसे गलती ना हो। ये गलती को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। ठीक है, तो हम कुछ इस प्रकार ऐसे सारी काउंटिंग करेंगे। देखिए अब देखिए जब यहाँ 5th टाइम कोई एंट्री आती है, जैसे कैट मैंने अभी कट किया, अभी 5th टाइम आया है, तो हम क्या करेंगे 4 के बाद ऐसे क्रॉस लगा देंगे, मतलब हम 5-5 के पेयर बनाएंगे। ऐसा हम किस लिए करते हैं ये भी बता देता हूँ। मान लीजिए टेलीमार्क में हमने बहुत सारी एंट्रीज है, तो अगर हम 5-5 का पेयर नहीं बनाएंगे तो अगर हम ऐसे काउंट करेंगे तो इसमें हो सकता है हम एक भूल जाए या गलती हो जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं 5-5 का पेयर बनाते हैं ताकि हमें काउंटिंग करने में बहुत ही आसानी हो। जैसे देखिए डॉग डॉग, यहाँ पे डॉग आया, कर दिया, ठीक है, और नेक्स्ट भी डॉग ही है तो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। अगर हम 5-5 का पेयर बनाएंगे तो हमसे गलती नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे कुछ हम ये कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। रैबिट डॉग कैट, देखिए रैबिट फिर डॉग फिर कैट। आप मगर ध्यान से करिएगा क्योंकि अगर एक भी एंट्री अगर आपकी गलत होती है तो आपके पूरे नंबर जा सकते हैं या आप 30% 70% टीचर मार्क्स कट कर लेते हैं। क्योंकि अगर आपका यही सही नहीं होगा तो आप ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ में भी गलती होगी, सोल्यूशन में भी गलती होगी, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन भी आए जो 1-1 नंबर के होंगे, इसमें भी गलती हो जाएगी आपसे। ठीक है, तो हमने कैट, फिश और यहाँ पे डॉग। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम 10 लाइनें खींचते तो मुश्किल हो जाती, तो हमने क्या किया 5-5 का पेयर बना दिया। हमें पता है ये 10 है, ये भी 10 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 1 है। उसके बाद हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच एनिमल इज मोस्ट लाइक। अब यहाँ पे हम डॉग और कैट लिख देंगे क्योंकि दोनों के 10-10 स्टूडेंट पसंद करते हैं। सबसे कम कौन सा पसंद है, काऊ। देखिए हम यहाँ पूरा लिख देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि सी लिख दिया है, हो सकता है काऊ हो, तो देखिए मैंने कैट लिख दिया है। रैबिट कितने लोगों को पसंद है, 4। तो देखिए ये तो हमारा हो गया डाटा जो हमने बनाया। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। फ्रीक्वेंसी कहते हैं एक छोटा सा टर्म है जो कि इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी कहते हैं जो ये हमारे पास एंट्रीज आई। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन देख लीजिए यहाँ, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स एंट्री अकर। देखिए यहाँ पे सही से अगर आपको नहीं दिख रहा है मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ एंट्री अकर, इसे कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ये सब मैं आपको छोटे टर्म्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाता है कि रैबिट की फ्रीक्वेंसी बताओ। अब आपको समझ नहीं आएगा कि आपको बताना क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो टोटल नंबर होता है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे ये 4 हमारी फ्रीक्वेंसी है। और उसके बाद क्वेश्चन क्या आता है, इस टेबल को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या फिर आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बोल देते हैं। कई बार टीचर बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ, तो आपको पता होना चाहिए कि ये टेबल आपको ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट इस पे ग्राफ भी आता है ड्रॉ करने के लिए, तो ग्राफ भी कुछ हम ड्रॉ करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए जो लेफ्ट साइड होगा वो 90% टाइम्स नीचे आ जाता है, एनिमल्स नीचे आ जाएंगे। और यहाँ पे हम लिख देंगे डॉग, जो जो हमारे पास एनिमल है, डॉग, कैट, फिश, रैबिट और यहाँ काऊ लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाई स्टूडेंट, कुछ भी एरो बना दिया हमने। उसके बाद देखिए अगर हम एक एक का गैप लेंगे तो ये बहुत ऊपर तक जाएगा, तो हम क्या करते हैं 2-2 का गैप ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8 और यहाँ पे आ जाएगा 10। तो देखिए डॉग को कितने लोग पसंद करते हैं, 10, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे कुछ ग्राफ बना लेंगे। कैट को कितने लोग पसंद करते हैं, 10। फिश को कितने लोग पसंद करते हैं, 3। तो देखिए 2 और 4 के बीच में। रैबिट को कितने लोग पसंद करते हैं, 4, वो कुछ हमारा यहाँ पे आएगा। और काऊ को 1। देखिए ये हमारा कौन सा ग्राफ है, ये है बार ग्राफ। आपको याद रखना है बार ग्राफ आप तभी बनाएंगे जब आपको एनिमल्स, पेट, बुक्स, जब भी आपके पास ग्रुप नहीं होगा। ग्रुप क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा। जब भी आपके पास नंबर्स के अलावा कुछ भी होगा तो आप बार ग्राफ ही बनाएंगे। 70% टाइम्स बार ग्राफ ही बनता है। और ये
यहाँ पर आएगा और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट आएंगे। ठीक है, मैथ्स में किसी चीज की गारंटी नहीं होती, इसलिए मैं कभी आपको 100% नहीं बोलता, क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। तो नेक्स्ट टाइप पे हम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रुपिंग डाटा। ग्रुपिंग डाटा क्या होता है? अब देखिए, मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि कुछ स्टूडेंट हैं, इसमें ग्रुप बनाते हैं हम, सिंपल वर्ड्स में बोले, कुछ स्टूडेंट्स हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं हमारे क्लास में, क्लास 8 में, और उनके मार्क्स हैं आउट ऑफ 50 में से उनको इतने नंबर मिले, किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला, तो ये 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। ठीक है, अब हमें क्या बोला जाता है कि इसका आप टेबल बनाओ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या आपको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ, या आपको लिख देगा ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ, या जो भी लिखेगा आपको टेबल बनाने को बोलेंगे, या आपको बोलेंगे ग्राफ बनाने को। अगर आपको ग्राफ बनाना है तो टेबल तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो देखिए इसका टेबल कैसे बनाएंगे, अगर हम पिछली बार की तरह टेबल बनाएं तो हम क्या करेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, 13, 14, ऐसे हम 50 मार्क्स तक ले जाएंगे। तो ऐसे तो टेबल बहुत लंबी हो जाएगी। और 10 भी देखिए कितनी बार आ रहा है, एक बार, और 10 आपको कहीं दिख रहा है, ये रहा 10 2 बार। तो ऐसे करेंगे तो टेबल बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं बनाते, हम यहाँ पे ग्रुप करके टेबल बनाते हैं, उसे ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार हम यहाँ पे हम ग्रुप बना लेते हैं। अगर हम छोटे छोटे ग्रुप्स बना ले तो जो है हम इजीली इन सबको एंट्रीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इससे पहले मैंने आपको बताया था कि नंबर्स के टाइम में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं बनाते, वहां पे हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। तो ग्रुप बनाने का हमें यही फायदा होता है कि हम इजीली एंट्रीज नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे 21 है, 21 कहां पर आएगा, अब यहाँ पर देखिए टेलीमार्क का सबसे ज्यादा यूज है, इतने सारे एंट्रीज है, हम लाइनें खींचते जाएंगे और सीधे सीधे हमारा आंसर निकलता जाएगा। देखिए नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, 10। अब आप बताइए कि 10 0 to 10 में आएगा या 10 to 20 में आएगा? क्योंकि हम एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, तो एनसीईआरटी में कुछ चीजें लिखी होती हैं जो हम फॉलो करेंगे। इफ आउटकम, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, इफ आउटकम नंबर अकर इन बोथ द इंटरवल, देखिए 0 से 10 में भी आ रहा है, 10 से 20 में भी आ रहा है, देन काउंट इट इन ओनली हायर क्लास, उसे हमेशा हमें हायर क्लास में काउंट करना है। हायर क्लास कौन सा है, 0 से 10 तो है नहीं, 10 से 20, तो हम यहाँ पे काउंटिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ आप कट करते जाइए। नेक्स्ट है 30, 20 से 30 में काउंट करेंगे, 30 से 40, 30 से 40 में। तो क्योंकि हम एनसीईआरटी फॉलो करते हैं और एनसीईआरटी हमें बोलता है कि हमेशा हायर क्लास में काउंट करें। बाकी आपके टीचर कई बार बोलते हैं कि लोअर में काउंट करो, तो बस आपको याद रखना है या तो आप लोअर में काउंट करो या आप हायर में ही काउंट करो, ताकि आपके टेबल में गलती ना हो और आपके टीचर के हिसाब से भी आप सही हो। तो आप एक बार टीचर से पूछ लीजिएगा कि हम हायर में काउंट करेंगे या लोअर में। एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है कि हम हायर में ही काउंट करते हैं। ठीक है, बैक टू द क्वेश्चन। अब यहाँ 22 है, यहाँ पर ऐसे 33, बस हम ऐसे लाइनें ड्रॉ करते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर टेलीमार्क का अच्छा यूज है, 4 के बाद 5 का पेयर बन गया, फिर पेयर बन गया, फिर पेयर बन गया, तो ये इजी बढ़ता है, डायरेक्ट हम 15 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें इजी हो जाता है। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है, टोटल नंबर ऑफ एंट्री। ठीक है, अब देखिए इसको कहते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। क्वेश्चन में आ सकता है कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल किसे कहते हैं, तो यहाँ पर हम ग्रुप बनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है कि लोअर क्लास लिमिट किसे कहते हैं। लोअर क्लास लिमिट, ये जो छोटा वाला नंबर दिख रहा है आपको 50 से 60 में, इसे कहते हैं लोअर क्लास लिमिट, और जो 60 वाला है अपर क्लास लिमिट। देखिए क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, इसमें आप लोअर क्लास लिमिट बताओ और अपर क्लास लिमिट बताओ। तो लोअर क्लास लिमिट आपका क्या है, 20, और अपर क्लास लिमिट 30। नेक्स्ट है क्लास इंटरवल किसे कहते हैं। क्लास इंटरवल इसे 0 से 10, जो हम एंट्री लेंगे, गैप लेंगे, उसे कहते हैं क्लास इंटरवल। नेक्स्ट है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑनलाइन एग्जाम के हिसाब से। देखिए हम ऑनलाइन एग्जाम के आजकल ट्रेंड में है और ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, तो हम सारी चीजें इंक्लूड करेंगे फ्यूचर में, ताकि आपकी हेल्प कर सकें ये सब चीजें। साइज ऑफ इंटरवल, ये सब चीजें कभी पूछी नहीं जाती थी जब तक ऑफलाइन एग्जाम होते थे, बट ऑनलाइन एग्जाम में टीचर, मैथ्स के टीचर अब क्या ही क्वेश्चन पूछेंगे, तो उनको ऐसे क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। साइज ऑफ इंटरवल किसे कहते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ऊपर वाले से माइनस कर देंगे छोटे वाले को, तो लिमिट आ जाएगी। जैसे 50 - 40, तो हमारा साइज ऑफ इंटरवल आ जाएगा
10, इसी को साइज ऑफ इंटरवल कहते हैं। ठीक है, मैंने जो अभी बताया था आपको। अब मान लीजिए इसका हमें ग्राफ बनाना हो, तो हम ग्राफ बनाएंगे नेक्स्ट में। देखिए ये हमारे पास एंट्रीज आ गई, हमने कॉपी पेस्ट कर लिया एनसीईआरटी की दुआ से। तो देखिए ये हमारी टेबल बन गई, यहाँ फ्रीक्वेंसी आ गया, टेलीमार्क आ गया, 60 टोटल स्टूडेंट्स थे। देखिए आप रीचेक करने के लिए यहाँ काउंट कर सकते हैं, टोटल अगर 60 आ रहा है तो इसका मतलब आप कोई एंट्री भूले नहीं है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। एक एंट्री की वजह से अगर पूरा क्वेश्चन गलत होगा तो बहुत दुख होता है। अब देखिए इसको हमें ग्राफ में ड्रॉ करना है, तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे बना देंगे, ये हमने मेहनत कम करने के लिए पहले ही बना दिया। अब देखिए हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे, नीचे आ जाएगा हमारा ग्रुप, क्योंकि मैंने आपको बोला है 70 to 80% टाइम, 72 क्या 100 भी बोल सकते हैं 90% के ऊपर, कि ये वाली एंट्री हमेशा नीचे की साइड आएगी और ये वाली एंट्री इस साइड। यहां पर हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और यहां लिखेंगे ग्रुप। ग्रुप हमने कितने का लिया था, 0 से 10 का। पहले 0 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे, 20 लिखेंगे, 30, 40, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने हैं 60 तक है। आप चाहें तो अपनी खुशी से 70, 80 भी रख सकते हैं, बट हमें कोई यूज नहीं है, 60 तक बहुत है। अब देखिए अब हमें इस साइड फ्रीक्वेंसी लिखना है। अब याद रखिएगा इस साइड वाला नीचे और राइट हैंड साइड वाला ऊपर। तो देखिए यहाँ 21 हमारा हाईएस्ट नंबर है, तो हम क्या करेंगे, गैप लेंगे। अब देखिए 1 का गैप लेंगे तो ये बहुत लंबी टेबल बनेगी, मैंने आपको पहले ही बताया। तो अपने हिसाब से हम गैप लेंगे, हम लेंगे 2 का, यहाँ 2, 4, 6, 8, 10। ग्राफ में आप बनाएंगे तो ये थोड़ा सा सही बनेगा, यहाँ तो 12, 14, 16, 18 और ये 20, 21 भी है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, यहाँ 22। ठीक है, 0 से 10 में हमारा फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10। देखिए यहां से हम ग्राफ देखेंगे, 0 से 10 में फ्रीक्वेंसी कितनी है, सॉरी 2 है। 0 से 10 यहां तक, तो फ्रीक्वेंसी यहां तक आ जाएगा, ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये 0 से 10 हमने पूरा हाईलाइट करेंगे। नेक्स्ट हमारा 10 से 20 के बीच में, 10 से 20 के बीच में हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10। तो देखिए हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 10 यहां तक। देखिए यहां पे हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई, क्योंकि देखिए 10 से लेकर 20 तक ग्रुप है और उसके बीच में फ्रीक्वेंसी 10 है, तो इसलिए हम ये जोड़ के बनाएंगे, ये यहां से जुड़ता हुआ आएगा। नेक्स्ट है हमारा 21, 20 से 30 के बीच में, तो यहाँ पे कुछ बनेगा। मेरी ड्राइंग अच्छी है, बाकी आप अच्छे से स्केल से ड्रॉ करिएगा, हम भी स्केल ले लेते हैं, हमारे पास है। तो यहाँ 21 हो गया। नेक्स्ट है हमारा 19, 19 कहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 40 से 50 के बीच में 7। अब रीचेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन होता है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग होता है, क्योंकि इसमें सबसे इजीली नंबर आते हैं। ठीक है, क्योंकि जिसके कम नंबर भी आते हैं ना, वो भी इस चैप्टर की तैयारी जरूर करते हैं, क्योंकि ये स्कोरिंग होता है और ग्राफ बनाना बहुत ही इजी होता है। देखिए, और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्राफ सुंदर लगे, अच्छा लगे, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कलर कर सकते हैं, अच्छे अच्छे कलर से कलर कर दीजिएगा तो अच्छा लगेगा टीचर को। यहाँ पे नंबर भी लिख दीजिएगा जो जो आपने बनाया है, आपके लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, टीचर के लिए भी अच्छा रहेगा, सबके लिए बेटर। और आपको पता भी चल जाएगा अगर आप कोई एंट्री गलत लिखे होंगे तो। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि 30 से 40 के ग्रुप में कितने लोगों के मार्क्स आए, सबसे कम मार्क्स कौन से ग्रुप में आए, तो हम लिख सकते हैं 50 से 60, क्योंकि मैथ्स टफ है लोगों के लिए, तो 1 ही मार्क्स, 1 एक ही बच्चे के आए। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लीजिए पूछ लेंगे 30 से 40 में जितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए वो कितने हैं, या फिर वो कितने ज्यादा हैं 0 से 10 वालों से, तो 19 - 2 कर देंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो हम छोड़ देते हैं। अब देखिए इस ग्राफ को कहते क्या है, देखिए ये बार ग्राफ नहीं है, ये कौन सा ग्राफ है, ये है, गैस करिए, हिस्टोग्राम है। ये हिस्टोग्राम में हम, मैंने आपको पहले ही बोला था, हिस्टोग्राम में न्यूमेरिकल ग्राफ बनाते हैं, न्यूमेरिकल नंबर्स का। इससे पहले मैंने आपको जो ग्राफ बनाया था वो बार ग्राफ था। बार ग्राफ में हमने क्या बनाया था, बार ग्राफ हमारा कुछ ऐसे था। बार ग्राफ में मैंने आपको बोला था नंबर्स के अलावा और ग्रुप्स के अलावा हम बार ग्राफ यूज करेंगे।
मगर जब भी नंबर्स की बात आएगी वहां हिस्टोग्राम ही यूज होगा। देखिए ये हमारा हिस्टोग्राम हमने बना दिया। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बताना जरूरी है, स्किप नहीं कर सकते हैं हम। ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। मान लीजिए अगर आप कोई ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, जैसे हम इसी की बात कर लेते हैं, मेहनत नहीं करेंगे हम। नंबर ऑफ टीचर्स है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे एज है उनकी। एज कितनी है 20 25 30 35। देखिए इन सब में गैप कितना है, हिस्टोग्राम है ये, इन सब में देखिए 5 का गैप है, 5 5 5 5। मगर स्टार्टिंग में देखिए हमने कितने का गैप दिया है, 20 का। देखिए 20 का गैप दिया है क्योंकि हमारे 20 से छोटे कोई टीचर थे नहीं, तो हमने सोचा कि इतनी मेहनत क्यों करें, हम सीधे 20 से ग्राफ शुरू करते हैं। तो हमने क्या किया, 20 से शुरू किया। मगर जब भी आप ऐसे आगे से नंबर से स्टार्ट करते हैं ग्राफ और उसके बाद सब में इक्वल क्वांटिटी रखते हैं, मतलब 5-5 का डिफरेंस रखा और यहाँ 100 का रख दिया। मान लीजिए यहाँ 125 होता है, 125 130 135 140 45 50। तो देखिए सब में 5-5 का गैप है, मगर पहले नंबर में 120 का गैप है। तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक जिगजैग लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जिगजैग लाइन का मतलब है कि हमने बीच की एंट्रीज शो नहीं की है, ये मैथमेटिकल टर्म है। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है। ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि हम जिगजैग लाइन कब ड्रॉ करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ, वी आर नॉट शोइंग द नंबर बिटवीन 0 to 20 सो वी हैव ड्रॉन जिगजैग लाइन। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको जिगजैग लाइन ड्रॉ कर देना है, टीचर समझ जाएंगे। वरना हो सकता है इसके आपके आधे मार्क्स काट लें या 1 मार्क्स, या टीचर के ऊपर है, वो शायद पूरे ही काट ले, बाकी डिपेंड करता है। देखिए अगर हम एक एग्जांपल पे भी देखना चाहें, मान लीजिए यहाँ पे 0 है, यहाँ 5 10 15 और यहाँ पे 20 है, मगर यहाँ पे शुरू हो रही है एंट्री 800 से, 800 810 820 830। देखिए इन सब में डिफरेंस सेम रखना है आपको, ये चीजें याद रखनी है, ये इनके बीच में डिफरेंस, इनके बीच में डिफरेंस, ये सब चीजें आप सेम रखेंगे। मगर जो स्टार्टिंग में आपने जो 800 का डिफरेंस दिया है ना, उसके लिए आप क्या करेंगे, जिगजैग लाइन ड्रॉ कर देंगे कि हमने 0 से 800 के बीच की एंट्री नहीं दिखाई क्योंकि हमें जरूरत नहीं थी उसकी। ठीक है, ये होता है जिगजैग लाइन। मान लीजिए यहाँ पर भी अगर हम 15 से शुरू करते या 150 से, तो यहाँ पर भी जिगजैग लाइन ड्रॉ कर रही है। ठीक है, कुछ इस प्रकार हमारा क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट पे आते हैं हम पाई चार्ट पे। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं। पाई चार्ट ड्रॉ करने के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हम हर एक टाइप का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आपको पाई चार्ट में क्या होता है, परसेंटेज दिया होता है। क्वेश्चन कैसे आता है ये देख लीजिए, व्हेन परसेंटेज इज गिवन, कुछ ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा। इन दोनों को आप कॉलम को भूल जाइए। अभी आपको दिया होगा कि जो लोग ऑफिस जाते हैं ना, वो कई लोग बस से जाते हैं, कई लोग कार से जाते हैं, कई लोग मोटरसाइकिल से जाते हैं, कई लोग पैदल ही जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिया होगा बस से 25% लोग जाते हैं, कार से 15, मोटरसाइकिल से 45, कुछ ऐसे। उसके बाद बोला जाएगा कि आप इसको पाई चार्ट में ड्रॉ करें, तो हम इसको पाई चार्ट में ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, कंप्लीट एंगल। पाई चार्ट सर्कल में होता है, कंप्लीट एंगल कितना होता है पाई चार्ट का, 360 डिग्री। अगर आपने पढ़ा होगा, पहले हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो हमें पता है कंप्लीट एंगल 360 होता है। तो हम क्या करेंगे, इन सब परसेंटेजेस को एंगल में कन्वर्ट करेंगे। एंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले परसेंटेज, यहाँ देखिए, अगर आप क्लास में करना चाहते हैं, क्वेश्चन करेंगे पेपर में, तो आप प्लीज, मैं आपको बोलूंगा कि आप प्लीज ये ड्रॉ जरूर करिएगा। ये जो हमने ड्रॉ किया है ना, ये टेबल से आपके क्या होगा कि गलती नहीं होगी। अगर आप ये दोनों कॉलम तो आपको दिया होगा और यहाँ लिख देंगे फ्रैक्शन और यहाँ लिख देंगे सेंट्रल एंगल। देखिए मैंने आपके बेटर हेल्प के लिए फॉर्मूला ऑलरेडी लिख रखा है, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए फ्रैक्शन हम यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ सेंट्रल एंगल निकालेंगे। तो देखिए फ्रैक्शन कैसे बनेगा, 25 है, 25 अपॉन टोटल। टोटल कितना होता है, टोटल इनको प्लस करेंगे तो 100% आ जाएगा। तो ये होता है हमारा टोटल।
हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे। तो जो नंबर यहाँ दिया होगा उसको 100 से डिवाइड करके 25 1 जा 25 4 जा, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को उस कॉलम में ले आएंगे और उसको इनटू करेंगे 360 डिग्री से, क्योंकि कंप्लीट एंगल 360 होता है। और ये कट जाएगा, हमारा कितना आ गया 90 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और हमने ऐसे एंगल कन्वर्ट करेंगे, सबको कन्वर्ट करना है आपको। नेक्स्ट है हमारा मान लीजिए 15 अपॉन 100, ये कटेगा 5 से, 5 3 जा 15, 20 जा, उसके बाद क्या होगा 3 अपॉन 20 इंटू 360, सेम वही 2 18 जा 36, 18 3 जा 54। ठीक है, ऐसे हम निकाल देंगे। देखिए अगर आप टेबल बनाएंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि आपको नेक्स्ट स्टेप करना क्या है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप टेबल जरूर बनाएं। नेक्स्ट है, अब देखिए हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं। टीचर ये भी ऐसे भी करा सकते हैं। टीचर क्या करेंगे, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे देंगे। फॉर्मूला हमारे पास है ऑलरेडी। देखिए, टू कैलकुलेट सेंट्रल एंगल, डायरेक्ट सेंट्रल एंगल आपको निकालना है। मान लीजिए ये वाली चीज, तो हम एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, परसेंटेज अपॉन टोटल इंटू 360। परसेंटेज हमारा कितना है, मैं बात करता हूँ 45 वाले की, 45 अपॉन 100 इंटू 360। ये मेथड इजी है क्योंकि ये जल्दी हो जाता है, कटिंग वगैरह, और हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, टेबल स्केल ये सब यूज नहीं करना पड़ता है। तो ये मेथड कई लोगों के लिए बेटर होता है। बट मैंने आपको पहले भी बोला है कि इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, 18 9 जा कितना होता है, 9 8 जा 72, मुझे टेबल याद, सॉरी 18 9 जा 162, मैं सोचा मल्टीप्लाई कर लूं शायद जल्दी हो जाए। ठीक है, 162 डिग्री हो गया हमारा। तो हम इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। और ये हमारा हो जाएगा 54, क्योंकि देखिए ऊपर भी 54, ये भी 54, क्योंकि दोनों 15% है। अब अगर आप इन चारों एंगल को प्लस करेंगे ना तो आपका 360 डिग्री आएगा। अगर 360 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ की है, तो आपको रीचेक करना पड़ेगा। कई बार ये सब चीजें काम करती हैं, जब आप रीचेक करते हैं पेपर कंप्लीट, जब मान लीजिए आपका टाइम से पहले पेपर हो गया, तो आप ये सब चीजें यूज कर सकते हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पूरा क्वेश्चन चेक करने से अच्छा आप इन सबको प्लस कर लीजिए, सीधे पता चल जाएगा कि कोई कैलकुलेशन में गलती हुई है या नहीं। 360 आया तो सब सही है। ठीक है, बाकी आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, बट इसमें आपको बस का अलग निकालना पड़ेगा, कार का अलग, मोटरसाइकिल का अलग और वॉकिंग का अलग। बट ये जल्दी हो जाता है। बट मैं आपको बोलूंगा कि आप ये मेथड ही यूज करें ताकि गलती ना हो, क्योंकि आप फ्रैक्शन और सेंट्रल एंगल लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको टोटल से डिवाइड करना है और फिर 360 से हमें इंटू करना है। ठीक है, तो अब हम टेबल, देखिए हमारे पास टेबल हमने ड्रॉ कर ली है, क्योंकि हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते थे। टेबल हमने ड्रॉ कर ली। अब हमें क्या करना है, इसके एंगल्स को ड्रॉ करना है सर्कल में। तो सबसे पहले कंपास लीजिएगा या किसी से भी आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिएगा। सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें एंगल्स ड्रॉ करना शुरू करेंगे। अब हमें क्या करना है, प्रोटेक्टर का यूज करना है। हमारे पास प्रोटेक्टर होगा, हम प्रोटेक्टर यूज करेंगे। सबसे पहले प्रोटेक्टर यूज करने से पहले आप क्या करेंगे, जो आपका मिड है वहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। किसी भी साइड कर सकते हैं, बट ये वाला मुझे ज्यादा इजी लगता है क्योंकि हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। अगर यहाँ ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा मुश्किल लगता है। बाकी यहाँ इस साइड ड्रॉ करिए या इस साइड, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, आपके ऊपर है। स्ट्रेट लाइन इधर करिए उधर करिए, क्योंकि मैं आपको रटवाना नहीं चाहता। मैथ्स में आपको समझाना चाहता हूँ, तो मैं आपको हर चीज लॉजिकली बताऊंगा। कहीं भी ड्रॉ करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। हमारे पास प्रोटेक्टर है हमारे पास। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 90 डिग्री ड्रॉ करना है। हम प्रोटेक्टर का सेंट्रल लेंगे, यहां पर कुछ, देखिए ये हमने इसके साथ टच कर दिया। 90 डिग्री कहां होता है, बिल्कुल ऊपर। ठीक है, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब बस हम अपने स्केल को लेंगे और यहाँ पर 90 डिग्री ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा बस का निकल गया। नेक्स्ट है हमारा कार का।
कार का हमारा कितना है 54 डिग्री। अब देखिए अभी तक हम इसको बेस ले रहे थे, अब हम बेस हमारा चेंज हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब मैं अगर आप पूछेंगे स्टार्टिंग में हमने इसको पहले क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि ये हमें इजी पड़ता। बाकी अगर आप लाइन यहां भी ड्रॉ करते ना तो हम उसको बेस लेके ड्रॉ करते, हम कहीं भी रटते नहीं है, सारी चीजें समझेंगे। अब हम बेस ये लेंगे, जैसे जैसे आप ड्रॉ करते जाएंगे बेस उसको लेते जाएंगे तो आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। यहाँ पर है हमारा 90 डिग्री, 50 कम होगा, 50 कुछ यहाँ पर है, 54 कहां पर है हमारा, यहाँ पर, ठीक है। अब हम स्केल से 54 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 54। नेक्स्ट है हमारा मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल सबसे ज्यादा एंगल है 162 डिग्री, ठीक है। तो मोटरसाइकिल हम ड्रॉ करते हैं, देखिए ये कुछ रोटेट कर लेते हैं 162 डिग्री। देखिए 160 हमारा 90, यहाँ 90 से ज्यादा 160, 160 यहाँ पर है 162। देखिए मैं गलती नहीं करना चाहता, 162 यहाँ पे देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट अगर आप खुद ड्रॉ करेंगे तो बहुत इजीली ड्रॉ हो जाता है। ये हो गया हमारा 162 डिग्री। अब अगर आप इसको मेजर करेंगे, देखिए ये मेजर करेंगे तो ये 54 डिग्री अपने आप हो जाएगा। देखिए मैं मेजर करके आपको दिखा देता हूं। हम अपने कंपास को रोटेट कर लेते हैं, बेस ये हो गया। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये 50 और 60 के बीच में बिल्कुल 54 पे है। देखिए इसको हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, अगर हम इसको इसे रखेंगे तो ये 54 डिग्री अपने आप दिखा देगा, ठीक है। टीचर भी ऐसे ही चेक करते हैं, कोई एक एंगल उठा के चेक कर लेते हैं अगर उनके पास टाइम होता है, वरना वो अंदाजे से ही कर लेते हैं, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं। ये हो गया, हमारे सारे एंगल निकल गए और हमने सीख लिया प्रोटेक्टर से कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आएगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम जरूर दोबारा एक्सप्लेन करेंगे प्रोटेक्टर कैसे यूज करते हैं। बाकी यहाँ पे आप कार का डिग्री लिख सकते हैं, बस का लिख सकते हैं, यहाँ मोटरसाइकिल का लिख दीजिएगा और यहाँ पे वॉकिंग का लिख दीजिएगा। वॉकिंग वाले कितने हैं 54 डिग्री। परसेंटेज भी लिख सकते हैं अगर आपको खुशी है। ड्रॉ भी कर सकते हैं कलर से, अलग अलग कलर से ड्रॉ कर दीजिए, अच्छा लगता है टीचर को। उसके बाद अलग कलर से, जैसे रेड कलर से आपने ड्रॉ किया तो यहाँ रेड का एक डब्बा बनाइए, रेड से मान लीजिए बस को ड्रॉ कर दिया, रेड से एक डब्बा बनाएंगे और यहाँ लिख देंगे बस। येलो से हमने किया कार को, येलो लिखा और यहाँ पे कार लिख देंगे, मतलब कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट करता है। इन सब के मार्क्स बहुत टीचर होते हैं और अच्छे नंबर दे देते हैं, एक दो क्वेश्चन में शायद एक्स्ट्रा मार्क्स दे दें, ठीक है, स्टेप के। बाकी हम नेक्स्ट समझेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमें ड्रॉ पाई चार्ट। हमें पाई चार्ट ही ड्रॉ करना है, बट कब ड्रॉ करना है, जब हमें क्वांटिटी दिया हो, प्रॉफिट दिया हो, नंबर दिया हो, अमाउंट दिया हो, मतलब कुछ भी दिया हो सिवाय परसेंटेज के कुछ भी दिया हो, तो हम पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करेंगे। मेथड सब कुछ सेम है, बस मेरा काम था आपको एक बार री एसेस करा देना, मतलब समझा देना कि कैसे हमने किया था, वही सेम मेथड है, बस इसमें चेंजेस क्या है वो देखेंगे हम, ताकि हमसे गलतियां ना हो। सबसे पहले हमें दिया होगा स्पोर्ट्स, लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, किस स्टूडेंट को कौन सा गेम पसंद है। क्रिकेट तो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा पसंद है, क्रिकेट, फिर वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फिर फुटबॉल। उसके बाद हमें क्या बोला जाएगा कि इसको सेंट्रल एंगल बनाओ, इसको आप उसमें दिखाओ कितने डिग्री कौन सा है, एक पाई चार्ट ड्रॉ करो। तो हम क्या करेंगे, वैसे ही फ्रैक्शन निकालेंगे, मगर इसमें टोटल क्वांटिटी इस बार 100 नहीं होगा, टोटल क्वांटिटी हम प्लस करेंगे। बस यही एक मोटिव था ये समझाने का, क्योंकि हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो देखिए इन सबको प्लस करेंगे तो 60 आ जाएगा आपका, 8 to 10, 10, 10, 20, 1, 2, 3, 4, 2 और 6, 60। तो यहाँ पे अब टोटल क्वांटिटी में हम क्या रखेंगे 60, 100 नहीं रखेंगे, सिर्फ हम परसेंटेज में 100 रखते हैं क्योंकि टोटल परसेंट 100 होता है। क्रिकेट यहाँ पर 18 आ जाएगा और ये हम यहाँ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये कटेगा 6 से, 6 3 जा 18, 6 10 जा, ठीक है, 3/10 आ गया, 3/10 को हम इंटू कर देंगे 360 से, तो ये आ जाएगा 108 डिग्री। ये कट जाएगा, 36 × 3 108 डिग्री।
बाकी आप दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं, बाकी अगर आप चाहें तो और कर सकते हैं। 15/60, 15 1 जा 15 4 जा 1/4 इंटू 360, 90 डिग्री रहेगा। देखिए ये तो सिर्फ 4 का है, 5-6 के भी होते हैं, बड़े भी जाते हैं, और कई बार टीचर आपसे इस पे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। 3 मार्क्स का तो आपका ग्राफ हो गया, उसके बाद वो पूछेंगे कि बास्केटबॉल के कितने डिग्री हैं, बास्केटबॉल क्रिकेट से कितनी डिग्री ज्यादा है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको डिग्री आपने निकाल लिया, तो आपको इन सबको माइनस करके आप निकाल सकते हैं। बाकी हम एक और मेथड देखेंगे जिससे ये निकाला जाता है, वो हमारा जो पुराना मेथड है, टू कैलकुलेट सेंट्रल एंगल क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी इनटू 360। मान लीजिए मैं वॉलीबॉल की बात करूं, निकाल के आप देख सकते हैं, बाकी आंसर आपका सेम ही आएगा। मैंने आपको बोला वो टीचर पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड वो यूज करना चाहे। 0 से 0 कट जाता है, 6 1 जा 6 2 जा 12, 2 इंटू 36 कितना हो गया, 72 डिग्री। ठीक है, ये मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको पहले ही बताया, इन 4 डिग्रियों को अगर आप प्लस करेंगे तो टोटल 360 ही आएगा। अगर नहीं आता है तो आपने कुछ गलती कर दी है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, अब हम इसको सीखेंगे कि इसको पाई चार्ट में कैसे ड्रॉ करते हैं। सेम है, सब कुछ सेम है, बट हम आपको करके दिखाएंगे। देखिए ये हमारा ग्राफ आ गया सेम टू सेम। पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए सर्कल और ये। अब देखिए इस बार हम इसको आपको, चलिए मैं आपको यहां से ड्रॉ करके दिखाता हूं, ठीक है, नहीं तो आप कहेंगे कि इजी वाला ले रहे हैं हम टफ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा कितना है, 108 डिग्री। 108 डिग्री हम ड्रॉ करेंगे। बस आपको याद रखना है कंपास का बेस कौन सा है, कौन सा बेस है, क्या है, ये सब चीजें आप ध्यान देंगे। तो देखिए हम कंपास का बेस हमारा ये हो जाएगा, और यहां से हमारा 108 डिग्री। देखिए 90, यहाँ 90 से आगे 100 आता है। ये सब 90 को देख के आप समझ जाइएगा कि कहीं आप ऊपर वाली एंट्री लेंगे या नीचे वाली। ये आपको सीखने में अगर दिक्कत आती है, भूल जाते हैं आप कौन सी एंट्री लेते हैं, तो आप क्या करिएगा, बीच में जाइएगा। सबसे पहले बीच में 90, अगर आपके राइट हैंड साइड है, हाथ और एंगल बढ़ाएंगे, खोलेंगे, तो जो है ऊपर वाला मतलब बड़े वाला लेंगे। जब कम करेंगे 90 से तो छोटा वाला आप देख लेंगे कौन सा है, वो हम लेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। बाकी 90 मैं भी ऐसे ही करता हूं। अब देखिए मुझे 70 डिग्री तो छोट इस साइड बनेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले की एंट्री देखेंगे। ऊपर देखिए 100 है, तो 108 कहाँ है, कुछ सॉरी 108 तो यहाँ पर है, सॉरी 108 पे हम पॉइंट लगा देते हैं कुछ यहाँ पर। ठीक है, 108 डिग्री। अब बस हम स्केल से ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया हमारा 108 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा कितना, 72 डिग्री। इस बार हम एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं। ठीक है, बाकी आप कुछ भी कोई भी तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए यहां से हमारा कितना है, 72 डिग्री। 72 डिग्री कहां पर है, देखिए 90 रखा है यहाँ, 70 कौन सा होगा, ये तो कुछ यहाँ 72 डिग्री हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, 70 80 72 डिग्री। अब हम स्केल से इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 72 डिग्री। अब नेक्स्ट देखिए हमारा एंगल कितना है, नेक्स्ट हमारा दोनों 90 है। देखिए 90 क्या होता है, 90 एकदम परपेंडिकुलर होता है, मतलब कुछ ऐसे होता है परपेंडिकुलर, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। आपने पहले भी सीखा 90 डिग्री क्या होता है। अगर आप कंपास प्रोटेक्टर से ड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ट्रिक खेलूंगा, स्मार्ट वर्क। मैं क्या करूंगा, सीधे बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा। मुझे पता है क्योंकि 90 डिग्री बिल्कुल मिड में होगा। ठीक है, और दोनों हमारे 90 डिग्री हैं। बस हम यहाँ पे अब मेंशन कर देंगे। बस आपको क्या याद रखना है, जैसे जैसे आप ड्रॉ करते जाएंगे बेस चेंज होता जाएगा। यहां से ड्रॉ करेंगे ये तो ये बेस, ये से यहां ड्रॉ करेंगे तो ये वाला बेस, फिर ये यहां से यहां ड्रॉ करेंगे तो ये वाला बेस। ठीक है, ये 90, ये 90 अलग अलग कलर से मैंने आपको पहले बताया है। आप डेकोरेट करेंगे तो क्या पता एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए, आप जरूर करिएगा। ठीक है, ये हमारे एंगल हो जाते हैं।
बाकी यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्रिकेट कौन सा है, वॉलीबॉल कौन सा है, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ऐसे आप लिख देंगे। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि सेंट्रल एंगल मान लीजिए हमें दिया हो और उसके बाद उस पर हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि कितनी क्वांटिटी है, कितना नंबर है, अमाउंट है। एग्जाम्पल दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए। टोटल सेल ऑफ ऑल व्हीकल का हमें दिया हुआ है 200 मिलियन। ये हमें कुछ डिग्री दिया हुआ है, पहले से ड्रॉ है, और हमसे बोल रहे हैं टोटल सेल जो है इनकी हुई है 200 मिलियन। मान लीजिए इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में 200 मिलियन टोटल सेल है इन सबको मिला के। बाइक का अलग है, कार का अलग है, बस का अलग है, साइकिल का अलग है, ठीक है। उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, चलिए मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ सेल ऑफ बाइक, फाइंड टोटल कार की सेल साइकिल सेल से कितनी ज्यादा है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल अपॉन 360 इंटू टोटल क्वांटिटी, ठीक है। हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल अपॉन 360 इंटू टोटल क्वांटिटी, ठीक है। तो हम कुछ इस प्रकार करेंगे, और बाकी अगर आप टेबल बनाना ही चाहते हैं तो टेबल भी आप बना सकते हैं। देखिए टेबल मैं आपको बना के दिखा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि मैं इसको इरेज कर दूंगा। देखिए टेबल हमारा कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा एंगल, जो हमें एंगल दिए हुए हैं। यहाँ पर आएगा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में हम क्या लिखेंगे, सेंट्रल एंगल अपॉन 360, ठीक है, ये वाली चीज सेंट्रल एंगल अपॉन 360, और यहाँ लिखेंगे फ्रैक्शन इनटू टोटल क्वांटिटी, मतलब जो भी फ्रैक्शन आएगा उसको इनटू कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार हम आंसर निकाल सकते हैं। बाकी इनका यूज इतना है नहीं तो हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है ही, एक्चुअल क्वांटिटी इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल। तो हम एक करके दिखाते हैं आपको, साइकिल की बात, साइकिल नहीं हमें निकालना है बाइक का, हम बाइक का निकालेंगे। देखिए बाइक का हम निकालेंगे 144 अपॉन 360 इंटू क्या, इंटू 200 मिलियन। 200 मिलियन में हम जीरो नहीं लगाएंगे क्योंकि हम हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम सिर्फ 200 मिलियन यहाँ लिख दीजिए, और गलती भी हो जाती है फिर, ऐसे टीचर भी इसके मार्क्स नहीं करते। तो देखिए 36 1 जा 36 4 जा 4 2 जा 80, टोटल कितनी सेल हुई 80 मिलियन की। तो ऐसे आप आंसर निकाल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक और चीज है, मगर आप बोलेंगे कि हम बार बार नया नया फॉर्मूला बता रहे हैं, नया नया सीख रहे हैं। तो अगर आप देखें मैथ में सब कुछ घुमा फिरा के एक ही चीज होती है, फॉर्मूला एक ही होता है, बस उन्हीं को ऊपर नीचे कर देते हैं। अब देखें कैसे, तो देखिए थोड़ी देर पहले अगर आप वीडियो पीछे करेंगे तो हमने एक फॉर्मूला किया था, टू कैलकुलेट सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी इनटू 360, और इसी का हमने टेबल भी बनाया था। यही फॉर्मूला मैं आपको बोलूं ये और ये सेम है, बिल्कुल सेम है। कैसे सेम है मैं बताता हूं। देखिए यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी हमको निकालनी थी, हम इसको यहीं पर रहने देंगे। टोटल क्वांटिटी देखिए इस साइड डिवाइड में है, अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो सेंट्रल एंगल यहाँ है ही, यहाँ टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, क्योंकि इस साइड डिवाइड में हमें पता है इक्वल टू के दूसरे साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाता है, और 360 यहाँ मल्टीप्लाई में, अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्चुअल क्वांटिटी। देखिए ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस इससे ये बना है, ठीक है। और अगर आपको ऐसे समझ भी नहीं आता कि डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में होगा, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई तो सीखा ही है। तो सेंट्रल एंगल को टोटल क्वांटिटी से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 360 को 1 से कर देंगे, क्योंकि हमें एक्चुअल क्वांटिटी एक साइड चाहिए, जो हमें निकालना होता है हम उसको एक साइड रखते हैं। हमने सीखा हुआ है ये किस चैप्टर में, लीनियर इक्वेशन में। तो सेंट्रल एंगल इंटू टोटल क्वांटिटी अपॉन 360 डिग्री। तो ये फॉर्मूला और ये सेम है, बना इसी से ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए निकालना है हमें, हाउ मच कार सेल इज मोर देन साइकिल सेल। अब देखिए ये पूछ रहा है कार की सेल साइकिल सेल से कितनी ज्यादा है। अब देखिए या तो आप कार की सेल निकालिए पूरी, फिर साइकिल से माइनस करिए, या आप स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, 72 डिग्री को 36 से माइनस कर देंगे, कितना आ गया आपका 36 डिग्री। बस उसके बाद आप ये वाला फॉर्मूला यूज करिए और आपका आंसर एक झटके में आ जाएगा। नहीं तो आप क्या करते, पहले कार का निकालते, फिर साइकिल का निकालते, फिर दोनों को माइनस करते, तो इतने में टाइम बहुत जाएगा।
तो कैलकुलेशन भी बढ़ेगी और गलतियां भी बढ़ सकती हैं, सिली मिस्टेक्स। 36 आ गया हमारा 20 मिलियन। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक, जिससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम करेंगे वो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चांस एंड प्रोबेबिलिटी। चांस एंड प्रोबेबिलिटी क्या होती है? चांस होता है किसी चीज के परसेंट आने के चांस। मान लीजिए अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं, उसमें से कोई बोलेगा हेड, कोई बोलेगा टेल, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसी को कहेंगे हम जो है प्रोबेबिलिटी। अब देखिए, मान लीजिए हम यहाँ डाइस की बात करें या आपके पास होने की बात कर लेते हैं। आपके पास होने के चांस कितने हैं? वो तो मार्क्स पे डिपेंड करेगा और वो मेहनत पे डिपेंड करेगा। मगर अगर मैं कॉइन को उछालूं, कॉइन एक नॉन लिविंग चीज है, किसी साइड हेड है, किसी साइड टेल है, तो हमें पता ही नहीं है कि क्या हो सकता है, या तो हेड आएगा या टेल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50-50, ठीक है, 50% है। वैसे ही हम डाइस की बात करेंगे। अब हम डाइस को उछालते हैं, तो डाइस में नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मान लीजिए अगर मैं कहूं मुझे 6 चाहिए, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो यही निकालने का एक मेथड है जो कि हम यूज करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में 90% आते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे हैं, इसमें फॉर्मूला क्या है पहले हम वो देखते हैं। फॉर्मूला बहुत ही इजी है और बहुत ही इजी है, आगे आने वाले टाइम तक भी यही सेम फॉर्मूला आप यूज करते रहेंगे, बस थोड़ी बहुत चीजें बदलती रहेंगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। नंबर ऑफ आउटकम कितना है? देखिए हम डाइस की बात करें, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4 5, यही 6 नंबर आ सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो टोटल आउटकम 6 हो गया। अब मैं कहूं कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी, एक ही बार तो 6 आ सकता है डाइस उछालने पे, तो इसका आंसर कितना होगा? 1/6। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए फाइंड, क्वेश्चन कैसे आता है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे आपको लिखा होगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन डाइस, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम इन डाइस। क्वेश्चन कैसे आएगा? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 4। 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो देखिए टोटल नंबर हमारे पास फॉर्मूला कितना है? टोटल नंबर हमारे पास 6 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, और नंबर ऑफ आउटकम कितना है? 4 तो एक ही बार आ सकता है, तो आंसर इसका क्या होगा? 1/6। नेक्स्ट है गेटिंग ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से? 1 3 5। यहाँ पर आप लिखेंगे वैसे कि ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1 3 5। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 6। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए टोटल हमारे पास कितने नंबर है? सिर्फ 3 है, इनको प्लस नहीं करना है, बस आपको काउंट करना है। 3/6, इसका आंसर कितना आ गया? 1/2। ये हो गया हमारा गेटिंग ऑड नंबर। गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 कौन कौन से? 2 है, 4 है, 6। क्वेश्चन में आप लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 2 आर 2 4 6 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज दिस। उसके बाद आप लिखेंगे फॉर्मूला, उसके बाद आप करेंगे। ये होता है स्टेप बाय स्टेप आंसर, क्योंकि हम यहाँ आंसर नहीं समझा रहे ना आपको, हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन होता है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने? 2 4 और 6। इनको प्लस नहीं करना है, मैंने आपको पहले भी बोला, इनको सिर्फ और सिर्फ काउंट करना है। 3/6, तो आंसर वही 1/2 आ गया। नेक्स्ट है हमारा गेटिंग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? देखिए प्रोबेबिलिटी करने के लिए आपको कई चीजें पता होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी में प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कई बार अलग अलग टाइप से आता है। कई बार क्या होता है, आपको 0 से लेके 10 तक नंबर दे दिए जाते हैं और उसमें प्रोबेबिलिटी बोलते हैं कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पैर और होल नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इंटीजर्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ऑड नंबर की कितनी है, इवन नंबर, ऐसे ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं? जो किसी से डिवाइड नहीं होते, 2 3 और 5, जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते। तो 1 होता नहीं है, 2 3 और 5, कई लोग 1 भी लिख लेते हैं, ठीक है।
तो देखिए टोटल हमारे पास कितने हैं, फिर से 3 है, तो टोटल आउटकम हमारे पास 6 ही है, तो वही आंसर आएगा 1/2। देखिए सबका आंसर 1/2 ही आ रहा है। आप कह रहे होंगे गलत तो नहीं है, बट गलत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4। 4 नंबर से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4 नंबर से बड़ा आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5 और 6 ही आ सकता है आपको कई बार, ठीक है। 5 और 6 इनको प्लस नहीं करना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2/6, ठीक है। 2 1 जा 2 3 जा 1/3 आ गया। अब बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही अलग अलग। मान लीजिए कई बार ऐसे आता है, अगर आपको याद हो तो कार्ड्स होते हैं हमारे पास, डेक ऑफ 52 कार्ड, इसमें बहुत सारे कार्ड होते हैं। इसमें आ जाता है क्वेश्चन कि एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये सब नंबर आपको पता होने चाहिए। जैसे 52 कार्ड्स में मुझे पता है एस 4 होते हैं, स्पेड 13 होते हैं, हार्ट 13 होते हैं, किंग 4 होते हैं। तो ये सब आपको पता होगा तो आप इजीली कर सकेंगे। जैसे आपसे पूछेगा एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52 नीचे आ जाएगा। एस कितने होते हैं, 4, 4/52 1/13, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज राइट इट इन कमेंट बॉक्स, एंड ऑल्सो यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज through the Telegram link, whose link is in the description. Thank you. Keep watching, keep learning. Bye. Bye.